8वां वीडियो है ये स्फेयर्स का, सेक्शन ऑफ स्फेयर का ये दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट दिया सेक्शन ऑफ स्फेयर का बाई अ प्लेन। स्फेयर के सेक्शन प्लेन से भी काटे जाते हैं, स्फेयर से भी काटे जाते हैं, और वो सेक्शन क्या होता है? सर्किल। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन ऑफ स्फेयर बाई अ प्लेन। एग्जाम्पल 8। 7 एग्जाम्पल्स स्फेयर के पहले पोर्शन में मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल का क्रम मैं क्रमवार सीक्वेंस में रख रहा हूँ ताकि ये पता चले कि स्फेयर प्लेलिस्ट में कुल कितने एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल दिस। तो ये इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होगा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होता है। एक नमूने के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इसी तरह करना है, उसमें टीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कैलकुलेशन हेवी पड़ जा रहा है तो आप नौजवान हो, हेवी कैलकुलेशन से निपटो। तो हमने मान लिया जो स्फेयर है इसमें s = 0 और जो प्लेन इसमें है वो p = 0 लिख दिया। तो इस स्फेयर में ये डेटा है UVWD का, रेडियस r = √u² + v² + w² - d और = 9 आ गया। सेंटर c -u -v -w यानी कि कैपिटल P = 0। ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन हो गया। आप चाहें तो इस पर नंबरिंग कर दें। और स्मॉल p क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम c टू दिस प्लेन। ये फिगर देख लो, ये p = 0 प्लेन है, इंटरसेक्टिंग प्लेन जो इस स्फेयर को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। तो सेंटर से इस प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p है, वो डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगा, वो हमने निकाल दिया, आपको पता ही है। इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस, यही तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हुआ भैया, वो निकल गया। अब इसके बाद 2 डेटा हमें निकालना है। इस सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा? सेंटर n होगा, रेडियस na होगा। तो पहले हम रेडियस की चर्चा कर ले रहे हैं क्योंकि छोटे में निकल गया, सेंटर में थोड़ा टाइम लगेगा। na = √r² - p² = दिस। 4 × 16 = 85 80 आएगा ना। अब आओ नंबर 2, सेंटर की बात करें। ठीक है, पूरा देख लीजिए, उतार नहीं पाएंगे बहुत तेजी से, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतारना। नंबर 2, सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन। सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए क्या करते हैं कि एक ऐसी लाइन का इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। कैसी लाइन? जो सेंटर से होकर जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू C 4 - 2 - 4 and perpendicular to the plane 2 is। तो अब देखना, इस प्लेन के नॉर्मल के drs वही होंगे जो इसके drs होंगे। क्यों? क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना ये लाइन, तो इसका मतलब इस प्लेन का वो है एक नॉर्मल है। देखो, अगर ये प्लेन है कितने नॉर्मल होंगे, बहुत तेरे ना, तो ये भी तो एक नॉर्मल हुआ इस प्लेन का। तो अगर इस प्लेन का नॉर्मल ये हुआ तो इसके drs वही होंगे जो इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट्स हैं। और इस पॉइंट से होके जाना तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखिए x - 4 y - -2 माने y + 2 और z - +4 drs वही जो प्लेन के नॉर्मल के drs हैं। प्लेन के इक्वेशन में नॉर्मल के drs कौन होते हैं? x y z के कोफिशिएंट्स 1 - 2 2 1 - 2 2 यहाँ पे कुछ मान लो = k से। अब इस पर आप जनरल पॉइंट लीजिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट, जनरल पॉइंट कहना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं, एनी पॉइंट, किसी ज्योमेट्रिकल फिगर पे आप पॉइंट लीजिएगा तो जनरल पॉइंट कहिएगा।
किसी सेट या किसी कलेक्शन के मेंबर या एलिमेंट को लेना है तो आर्बिट्रेरी कही है। एनी पॉइंट ऑन इट, एनी पॉइंट ऑन इट इज, पता है ना, दिस इज इक्वल टू के, एक्स निकालो, दिस इज इक्वल टू के, वाई निकालो, दिस इज इक्वल टू के, जेड निकालो। तो एक्स वाई जेड है तो एनी पॉइंट जनरल पॉइंट हुआ, तो ये हो गया के प्लस 4 माइनस 2 के माइनस 2, 2 के प्लस 4, माना यही n है, लेट इट बी n। यही तरीका है भैया, यही तरीका है किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर के फुट को निकालने का, यही तरीका है। लेट इट बी n, अगर यही n है तो प्लेन पर स्थित होगा, देन इट मस्ट लाई ऑन द प्लेन, देन इट मस्ट लाई ऑन द प्लेन, जिस पे नंबर 2 पड़ा है। इट फॉलोज दैट, इट फॉलोज दैट x माइनस 2y, तो x की जगह रखिए k प्लस 4, ये सब पॉइंट रखो वहां पे, माइनस 2 इंटू माइनस 2 के माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, implies that 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 के, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 कैसे हो रहा है, k प्लस 4 माइनस 2 के माइनस 4 होगा, यहाँ पे गड़बड़ी आ गई, देखो 2 के माइनस 4 होगा ना, ये इसीलिए तो मैं चौंक रहा था कि 13 कहाँ से आ रहा है। तो अब देखें 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू 3 बचा। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1/3। तो लॉजिक समझिएगा, k के इस वैल्यू के लिए ये n बन जाएगा। आपने कहा ना कि माना यही n है, अगर यही n है तो k बराबर इतना होगा, तो k बराबर इतना इसमें रख दो। देयरफॉर एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स, ऐसे लिखते हैं, लैंग्वेज लिखना भी सीखो, ACTUAL, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स ऑफ n आर, n के ये कोऑर्डिनेट्स सपोज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। अब k की ये वैल्यू रख दोगे तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स होंगे। r रखो भैया k प्लस 4 यानी कि 1/3 प्लस 4 कामा माइनस 2/3 माइनस 2, माइनस 2/3 माइनस 2 और 2/3 माइनस 4, दैट इज 13/3 कामा माइनस 8/3 कामा माइनस 10/3 फुल स्टॉप। यही सेंटर है। इसके बाद फिर एक लाइन का काम और है, मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। कौन सा सर्किल? S इक्वल टू 0 कामा P इक्वल टू 0 टेकन टुगेदर। ये दो इक्वेशन एक साथ मिलकर के सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, उतारिएगा मत, फिर मैं यही कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लेकर के बाद में आप उतारना चाहें उतार लीजिएगा। अभी आप सिर्फ हमारे साथ साथ देखिए और एक फील बनाइए अपने अंदर कि कैसे एग्जाम्पल से निपट रहा है। एग्जाम्पल 9 एक बढ़िया एग्जाम्पल, बढ़िया से मतलब इसमें कुछ खास बात है जिस पर आपको खास नजर रखनी होगी। फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्किल through the circle x square plus y square equals to a square comma z equal to 0 and the point alpha beta gamma
पढ़िए ध्यान से, एक ऐसा स्फीयर निकालना है जो इस सर्किल से होकर के जाए और इस पॉइंट से भी होकर के जाए। तो किसी सर्किल से होकर जाने वाले स्फीयर्स की संख्या असंख्य होती है, उनमें से कोई एक खास चाहिए तो कोई एक खास कंडीशन इम्पोज करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन यहाँ पे अलग से जो दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा पॉइंट से भी होकर के जाए वो स्फीयर। तो पिछले वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो उसमें इस बात पे हमने जोर दिया था, जोर देकर समझाया था कि ये सर्किल है निस्संदेह, है ना, लेकिन इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए? S इक्वल टू 0, P इक्वल टू 0। ये P इक्वल टू 0 तो है, लेकिन ये S इक्वल टू 0 नहीं है। तो यहाँ Z की जो कमी है वो किसके कारण है? Z इक्वल टू 0 के कारण। वो हम पूरा करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल through the circle x square plus y square equals to a square comma z equal to 0 is x square plus y square plus z square minus a square और प्लस लेमडा z इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नोट इट, नोट इट केयरफुली। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। देखो S प्लस लेमडा P बराबर 0, S बराबर 0 करने से स्फीयर का इक्वेशन दिखे, P बराबर 0 करने से प्लेन का इक्वेशन दिखे, इसलिए इसमें Z स्क्वायर पढ़ाया गया है। अगर ऐसा ना करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाता, जो कि स्फीयर का इक्वेशन नहीं है। अब इसमें एक अननोन ये लेमडा है जिसके लिए एक कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन कैसे भी दिया जा सकता है, यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है कि इस पॉइंट से भी होकर जाए। इफ इट पासेज थ्रू, if it passes through अल्फा बीटा गामा, देन पास कराइए। इससे क्या होगा? लेमडा की वैल्यू निकल आएगी, उसको उठा करके फिर यहीं रख देना है बस। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा गामा इक्वल टू 0 implies that lambda is equal to ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपान, इसको सबको उधर कर दिए तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपान गामा। पुटिंग इट इन वन, पुटिंग इट इन वन, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपान गामा मल्टीप्लाइड बाई जेड इक्वल टू 0। बस छोड़ दीजिए, ज़्यादा चलो 6 से यहाँ गुणा कर दें। इम्प्लाइज दैट गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इसके माध्यम से जो चीज़ हम आपको सिखाना चाहे हैं वो आप सीख लिए कि नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। हाँ देखो, टीचिंग का मतलब क्या है कि हर छोटी बड़ी बात, हर पेचीदी बात को आपके सामने हम रखें और उसको हम एक्सप्लेन करें। टीचिंग का मतलब ये नहीं जितने क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व करा दिए जाए, नो। फिर आप क्या करोगे? मैथमेटिक्स पढ़ना माने सॉल्यूशंस पढ़ना नहीं होता है। मैथमेटिक्स पढ़ना माने थियरी को, कंसेप्ट को समझने के बाद प्रॉब्लम से जूझना होता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10। Find the equation of the circle find the equation of the circle। ये भी बहुत स्पेशल अप्रोच वाला है।
lying on the sphere, lying on the sphere, sigma x square plus 5x minus 7y plus 2z minus 8 equal to 0, and having its center, minus 2 to 1, minus 2 to 1, ये है क्वेश्चन। तो एक स्फीयर दिया हुआ है, उसको हम S करके डिनोट कर दे रहे हैं। S सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल्स टू 0, नंबर 1। ये स्फीयर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, वो सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो इस स्फीयर पर स्थित हो और जिसका सेंटर दिया हुआ है। तो फिलहाल ये सेंटर, मान लीजिए ये सर्किल हमको निकालना है, ये वाला। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को n लिख दिया, रिम पर स्थित इस पॉइंट को a लिख दिया, इसे मिला दिया, ठीक। और ये सेंटर दिया हुआ है, इट इज गिवन। क्या दिया हुआ है? -2 to 1। ये है भैया इसका कोऑर्डिनेट। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह है नहीं, अच्छा नहीं लगेगा लिखने में। और ये जो सेंटर है, ये स्फीयर S इक्वल टू 0 का सेंटर है, वो कितना आएगा? -u माने x के गुणांक के आधे का निगेटिव, -5/2 कामा -v 7/2 कामा -1। ये सेंटर इसका आ गया, -5/2, 7/2 और -1। Let n be the center of the, find equation of the circle, of the required circle. Then the coordinates of n are -2 to 1। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हम इस प्लेन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, p बराबर 0। तो जब प्लेन का इक्वेशन निकल आएगा तो हम कह देंगे रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? s इक्वल टू 0 कामा p इक्वल टू 0। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकलेगा? जो प्लेन है p बराबर 0, उसको देखो, उसकी ज्योमेट्री पहचानो। वो n से होकर जाने वाला एक प्लेन है जो लाइन CN के परपेंडिकुलर है, जो लाइन CN के परपेंडिकुलर है। To find equation of the plane p equal to 0 as shown in the figure, the plane p equal to 0 is the plane which passes through, इसकी ज्योमेट्री पहले समझ लिया, which passes through n
and which is perpendicular to CN. प्लेन इज परपेंडिकुलर टू CN, तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो CN के पैरेलल होगा। दैट इज, ऐसे लिख दे रहे हैं, कामा, द प्लेन P equal to 0 is the plane through N, और N के कोऑर्डिनेट्स भी यहां लिख दो, -2 to 1, एंड CN इज नॉर्मल कहते हैं, कोई भेजा होगा क्या, एंड CN ब्रैकेट में लिख दो whose DRs are, ऐसा करो, यहीं पे थोड़ा सा एक काम और कर लेना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CN आर क्या होगा, दिस माइनस दिस, -2 + 5/2 कामा 2 - 7/2 कामा 1 + 1। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के DRs करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स के अंतर होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, दिस माइनस दिस, ऐसे करते चलना है। तो बताओ क्या होगा, 1/2 कामा कितना होगा, -3/2 कामा 2। अब यहां ये लिखने की जरूरत नहीं। द प्लेन P = 0 इज द प्लेन थ्रू N एंड पैरेलल टू एंड कामा करके लिखो whose normal is CN, thus the equation of the plane P = 0 is 1 पॉइंट फॉर्म आप जानते हैं ये प्लेन का, x1 y1 z1 से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू x - x1 प्लस अनदर कांस्टेंट इंटू y - y1 प्लस अनदर कांस्टेंट इंटू z - z1। देखो बात को समझना, बहुत तरीके से हम समझा दे रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें सोच के, ज्योमेट्रिकली सोच करके डायरेक्ट लिखने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का तामझाम थोड़ा भारी होता है। x - x1 y - y1 z - z1 = 0, प्लेन थ्रू x1 y1 z1 इज, अब यहां पर कैपिटल ABC लिख दो चाहे स्मॉल ABC लिख दो, आपकी इच्छा है, A B और C यही होता है। अब इसमें ABC क्या है सोचो, प्लेन का इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में लिखा है AX + BY + CZ + D = 0, तो उसमें x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल के DRs होते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, A, y का कोफिशिएंट है B, z का कोफिशिएंट C है, तो इसका मतलब कैपिटल ABC आर DRs ऑफ नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल के DRs आपको मालूम है, यहाँ मालूम है ना कि CN कह रहे हो, CN नॉर्मल है और CN के DRs आपको मालूम है, लो मिटा दिए, कोई बात नहीं। तो अब ABC नहीं लिखिएगा, अब आप ABC की जगह नॉर्मल के DRs लिखिएगा। तो DRs हम क्या निकाले थे, 1/2 -3/2 और 2। थोड़ा कलर की मदद करके हम लिख रहे हैं, 1/2 इंटू x - -2
प्लस -3/2, ये दूसरा dr था, इंटू y-2 प्लस तीसरा dr हम लोग निकाले थे 2 इंटू z-1 इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया x + 2 -3 y-2 + 4 इंटू z-1 इक्वल्स टू 0 implies that x - 3y + 4z, और कांस्टेंट का हिसाब बनाइए, 2 + 6 8 8 - 4 4, तो +4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल S = 0, P = 0, दैट इज S = 0 माने सिग्मा x² + 5x - 7y + 2z - 8 = 0, और P = 0 अभी आया x - 3y + 4z + 4 इक्वल्स टू 0। यही है सर्किल जिसका इक्वेशन चाहिए था, यानी कि ये इक्वेशन है सर्किल का, जो भी कह लो, सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन का। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताया। एक में था कि सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन का आप रेडियस निकालो, सेंटर निकालो, और इसमें ये था कि एक स्फीयर दिया हुआ है, उस स्फीयर पर स्थित आपको एक ऐसा सर्किल निकालना है जिसका सेंटर दिया हुआ था ऑलरेडी। तो ये भी अगर कभी नहीं किए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं नहीं छोड़ूंगा, ज़रूर आपके सामने रखूंगा और आपको समझाऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा। थोड़ा मैं सुझाव ये दे रहा हूँ ना कि ज्योमेट्रिकली सोचा करो, थोड़ा सा ज्योमेट्री अगर सोच ले गए तो फिर उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है। थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।